हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम एमजीआईसीएस की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज की हमारी टेस्ट सीरीज से अगर हम बात करें यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चनों की यहाँ पर हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इसकी वीडियो आप हमारे चैनल पर सभी वीडियो को जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट पूरी हमने यहाँ पर बना दी है। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक जो है विशिष्ट अभिलक्षण था? तो कल्याण मंडप की जो रचना है इसके आपके राज्य में सबसे ज्यादा फैली हुई थी। तो आप कहेंगे कल्याण मंडप जो है विजयनगर राज्य में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और यह एक नवीन मंडप चलन में आया था जिसे कल्याण मंडप जो है कहा जाता था। इसके गर्भ होता था, मतलब गर्भगृह के बगल में खुला प्रांगण होता था। अब जैसे गर्भगृह तो सभी सुना होगा कि जहां पर भगवान विराजमान होते थे, गर्भगृह के बगल में ही एक खुला प्रांगण होता था जिसे हम जो है कल्याण मंडप के तौर पर जो है इसको हम जानते थे। समझ पाए? जिसमें देवी देवताओं संबंधित समारोह वगैरह है, जो विवाह उत्सव जो है होते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तब सत्वसर किसी समय से गणना है। तो ये आपके कुछ संवत हैं, उस संवत की किस समय से गणना की गई है इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो विक्रम संवत की बात की जाए तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से संबंधित है। शक संवत की बात की जाए 78 ईस्वी से संबंधित है। गुप्त संवत की बात अगर की जाए तो गुप्त संवत जो आपका है यहाँ पर 319 से 320 ईस्वी से संबंधित है। और कली संवत की बात की जाए 3102 ईसा पूर्व से संबंधित है। अब इसमें से एक और है जो 248 ईस्वी लिखा हुआ है, इससे क्या संबंधित है? तो ये कलचुरी वंश से संबंधित है, कलचुरी संवत से है संबंधित है। तो ये भी थोड़ा सा आप इस थोड़ा सा ध्यान ये भी रख लीजिएगा। तो विक्रम संवत 98 ईसा पूर्व, शक संवत 98 ईस्वी 78 ईस्वी, गुप्त संवत 320 ईस्वी, कली संवत 3102 ईसा पूर्व और कलचुरी संवत 248 ईसा पूर्व। तो आपका ऑप्शन रहेगा डी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किस शब्द के लिए जाना जाता है? यवन प्रिय शब्द की बात किया है किस लिए जाना जाता है? तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द को काली मिर्च के लिए जाना जाता है। इसके काली मिर्च के लिए जो है जाना जाता। यवन इंडो ग्रीक आए थे जो कि इन्हें काली मिर्च बहुत प्रिय थी, इसीलिए उनकी पसंद के कारण ही इसे यवन प्रिय के रूप में जानने लगा है। अब बहुत सारे लोग ना पीडीएफ मांगते हैं, तो आपको पहले बता दें हमारा ऐप आ चुका है जिस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यूपीएससी नट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहां पर एक आपको शेयर में मिलेगा ऑप्शन एमपीपीएससी कैसे मल्टीपल्स कोचिंग, तो आपको सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाती है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ऐप पर जाना है, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन से, वहां से फिर आप जो है पीडीएफ को सारी डाउनलोड जो है कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कथन और कारण है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है धम्म नीति अपनाई, क्या ये सही है? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में धम्म नीति अपनाई। तो कलिंग युद्ध हुआ कब था? तो 261 ईसा पूर्व में आप कहेंगे कलिंग युद्ध हुआ था, जहां पर 1000 से ज्यादा लोग जो है मारे गए थे और अशोक ने इस रक्तपात को देखकर धम्म नीति को अपना लिया था। बात बिल्कुल ए पे सही कह रही है। कारण कहा जा रहा है कि अशोक युद्ध की हिंसा से अत्यंत व्यथित हो गया था। अभी वही तो कहा है कि इतने सारे लोग मारे गए कि उस मतलब बहुत वो हो गया था, व्यथित हो गया था, एक तरीके से चिंताग्रस्त हो गया था। इसलिए वह आपकी नीति, मानवता, सहिष्णुता एवं नैतिकता पर जो है अपने मार्ग पर बढ़ चला। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ए वाला रहेगा। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या भी सही यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे वर्णित नदी की बात की जा रही है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है सबसे ज्यादा वर्णित नदी के तौर पे जो है जाना जाता है। सबसे ज्यादा प्रयोग सिंधु नदी का ही किया गया है। अब इसमें से एक बात ध्यान रखना है कि जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी को नदी तमा एवं माते तमा भी कहा गया है। मतलब कि सबसे पवित्र नदी बताया जाए तो सरस्वती नदी को बताया गया है और सिंधु नदी को सर्वाधिक वर्णन किया गया है। गंगा का बात किया है तो गंगा का सिर्फ एक बार यहाँ पर वर्णन किया गया है और यमुना इसमें ऑप्शन में नहीं है, पर यमुना का पूछा जाए तो यमुना का 3 बार वर्णन जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से किसमें पति के द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो कहां पर दी गई है? अर्थशास्त्र में जो है आपके पति के द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के विवाह की अनुमति जो है दी गई है, अर्थशास्त्र में दी गई है। और अर्थशास्त्र की रचना की बात की जाए तो कौटिल्य नाम के व्यक्ति के द्वारा जो है की गई है। किसने? कौटिल्य के द्वारा की गई है। राजनीति शास्त्र पर यह पुस्तक है, नाम इसका अर्थशास्त्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? मतलब कि इस साइड से इस टाइप में इस तरफ से लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो आप कहेंगे प्राचीन भारत में
दाईं ओर से बाईं ओर लिपी जाने वाली लिपि को खरोष्टी लिपि के नाम से जानते हैं। खरोष्टी लिपि सबसे पहले अशोक के द्वारा लिखी गई थी और इसको पढ़ा किसने था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसको जो है पढ़ा गया था, ध्यान रखिएगा। तो खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सहायता जो है जेम्स प्रिंसेप को मिली थी और अशोक के अभिलेखों को इसने जो है पढ़ा हुआ था। ये दाएं से बाईं ओर जो है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा एक प्रमुख व्यापारी संघ या घुमक्कड़ व्यापारियों का संघ था जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में सक्रिय था? कौन सक्रिय था? मणिग्राम। मणिग्राम जो थे व्यापारी संघ थे, घुमक्कड़ भी थे, व्यापारियों का संघ कहलाता था, जो कि दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में मणिग्राम जो है सबसे ज्यादा आपके सक्रिय अवस्था में रहते थे। नेक्स्ट बात करेंगे, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें क्या सम्मिलित है? अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में क्या बताते हैं? दूसरा एवं 13वां शिलालेख कौन सा है? दूसरा एवं 13वां जो शिलालेख है वह है अशोक के संगम राज्य के बारे में शिलालेखों को बताया गया है। पहले शिलालेख में पशुबलि की निंदा की गई है। 10वें शिलालेख में बात किया तो ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है। 11वें शिलालेख में बात की जाए तो धम्म नीति की व्याख्या की गई है और 14वें शिलालेख में बताया गया जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। और वहीं अशोक ने 23वें और 13वें शिलालेख में चोल राज्य के बारे में बात की है, कील राज्य के बारे में बात की है, पांडव राज्य के बारे में जो है बात की है और आपका एक सत्यपुत्र राज्य के बारे में जो है बात की है। ये 4 राज्य के बारे में अशोक ने दूसरे और 13वें शिलालेख में जो है चर्चा की गई है। तो ये सारे याद कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर मृच्छकटिकम, शूद्रक, बुद्धचरित, वसुबंधु, मुद्राराक्षस, विशाखदत्त, हर्षचरित, बाणभट्ट। अब इसमें से सही ऑप्शन इसमें कौन कौन से हैं बात कर रहा है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, सही है ये तो। दूसरा बुद्धचरित, बुद्धचरित की रचना जो है आपके वसुबंधु के द्वारा नहीं की गई थी, अश्वघोष ने की थी। किसने? अश्वघोष ने की थी। तो दूसरा वाला गलत हो गया। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की है, करेक्ट है। और हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है, ये भी करेक्ट है। तो 1, 3, 4 सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। नेक्स्ट आता है, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। हर्षवर्धन के द्वारा प्रयाग संसद आयोजित की गई थी, बिल्कुल बात ठीक है ना। प्रयाग और कन्नौज में की जाती थी। प्रयाग एवं, लिख देता हूं, प्रयाग एवं कन्नौज में जो है हर्षवर्धन के द्वारा संगम का आयोजन किया जाता है। तो दोनों जगह करेक्ट है। कारण कहता है कि वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। ऑप्शन तो सही है पर व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे ए आर दोनों सही है, परंतु उसकी व्याख्या जो है सही नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? मतलब कि तीनों में, चारों में 3 सेम समकालीन थे, एक नहीं था। कौन नहीं था बात करें? बिंबिसार, गौतम बुद्ध और पैसेंजर, ये एक ही समय के हैं। लेकिन अगर वहीं बात की जाए मिलिंद की, तो मिलिंद आपके समय का नहीं है, ध्यान रखिएगा। मिलिंद आपका उस समय का अलग समय का है। तो ऑप्शन आपका जो है आपका बी ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे गलत है, तीनों से अलग है, जबकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और पैसेंजर जो है एक ही समय के आपके वह व्यक्ति है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव की बात की जाए दंती दुर्ग के व्यक्ति के द्वारा रखी गई थी। 753 ईस्वी में जो है रखी गई थी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की राजधानी को मान्यखेत बनाया था, मान्यखेत बनाया हुआ था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कैसा था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रकृति पूजा एवं यज्ञ का था। कैसा था? प्रकृति पूजा में यज्ञ किया करते थे। ऋद्र वैदिक आर्यों के लिए भक्ति एवं मूर्ति पूजा का उल्लेख जो है नहीं मिलता है, पूर्व वैदिक आर्यों में देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो श्रेणी होते थे प्राचीन भारत में, इसके बारे में कहा जा रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए, प्रत्येक श्रेणी राज्य की केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे भाई गलत है। क्यों गलत है? प्राचीन भारतीय श्रेणियों ने काफी हद तक स्वायत्तता प्राप्त कर रखी थी। क्या थी? स्वायत्तता को प्राप्त जो है कर रखा था और यह स्वायत्तता से ही काम करते थे और पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में थे ही नहीं। तो राज्य का प्रमुख जिनका राजा नहीं होता था, तो ये गलत है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानव कीमतों को जो है सुनिश्चित करती थी। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे श्रेणियां अपने नियम विनिमय से शासित होती थी। राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ उनका अनिवार्य पंजीकरण नहीं था, अनिवार्य पंजीकरण जो है नहीं होता था। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला भी ऑप्शन है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। तीसरा कहता है श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार। हाँ बिल्कुल, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार तो होता था, तो केवल तीसरा ऑप्शन सही है, जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है?
तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कौन सा लक्षण करता है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो उनके विशाल महल और मंदिर, अरे भाई विशाल महल मंदिर तो होते ही नहीं थे। देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, हाँ बिल्कुल बात ठीक है, ये लोग करते थे। लिंग योनि की भी करते थे। युद्ध में घोड़े के द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग, अरे ये भी नहीं मिलता है, तो केवल दूसरा ऑप्शन ही सही है। इसमें भी पहला और दूसरा ऑप्शन, पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आता है कि भारत के कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। तो भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? धौली स्थित शैलकृत हाथी का। क्या है? धौली स्थित शैलकृत हाथी किया गया था। किस राज्य में मिलता है? आप कहेंगे उड़ीसा राज्य में मिलता है। इसका निर्माण किसके काल में? तो अशोक के शासन काल में किया गया था। कब किया गया था? 250 ईसा पूर्व में किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये सबसे पुराना आपका जो है निर्माण मिलता है, आपका ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम जिसे विष्टि कहा जाता था, कौन सा सही है? तो गुप्त काल के दौरान बलात् श्रम विष्टि के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? ऐसे राज्य के लिए एक आय का स्रोत था बलात् श्रम, जनता के द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर था, मतलब टैक्स माना जाता था। ऑप्शन पहला इसमें जो है आपका सही है। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? तो प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। अरे भाई पाणिनि जो है आपकी 6वीं शताब्दी से पूर्व संबंधित है, जबकि पुष्यमित्र शुंग 2री शताब्दी के हैं। तो भाई ये तो संबंधित ही नहीं है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, तो भाई अमर सिंह भी संबंधित नहीं है। अमर सिंह जो है उस समय के हैं जब चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये भी गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित, हाँ बिल्कुल बात ठीक है, कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कालिदास भी एक प्रमुख थे। तो केवल तीसरा ऑप्शन ही सही है, पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। पसंद आ रही हो सीरीज तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। भारत के इतिहास के संदर्भ में बात कर रहा है कि कुल्पा बाप और द्रोण बाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। तो भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलिया बाप और द्रोण बाप शब्द जो है किस चीज को देखते हैं? भूमि माप के लिए प्रयोग किया जाता है। इन दोनों शब्दों को भू माप के लिए जो है प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, कुलिया बाप एवं द्रोण बाप का। नेक्स्ट बात की जाए, मुरैना के समीप 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा समीप सही है? तो मुरैना के पास ही 64 योगिनी मंदिर बना हुआ है और उसके बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? यह कच्छपघात राजवंश के शासक के द्वारा एक निर्मित वृत्ताकार कैसा है? मंदिर है, बिल्कुल बात ठीक है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। भाई एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, क्या ये सही है? अरे भाई भुवनेश्वर में स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार है, जहाँ की हीरापुर में है, तो एकमात्र वृत्ताकार मंदिर तो नहीं है। कहता है इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। तो वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना नहीं था, बल्कि शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, है ना। तो ये भी आपका गलत हो गया। इसके डिजाइन से लोकप्रिय धारणा बनी कि भारतीय संसद भवन के प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने को मिलता है। तो भारतीय संसद जो वर्तमान में देखने को मिलती है वह आपको 64 योगिनी मंदिर के ही डिजाइन पर देखने को मिल जाती है। पहला और चौथा ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात की जाए, किस चोल शासक ने गंगैकोंडचोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की थी? गंगैकोंडचोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है करवाई गई थी। राजेंद्र प्रथम ने करवाई थी। संगम युग में उरेयूर का क्या महत्व? संगम युग में उरेयूर की बात की जा रही है। एक कपास व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जिसे हम उरेयूर के रूप में जो है जानते हैं। जो कुछ क्वेश्चनों के ना वन लाइनर याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई आप वो नहीं लगा सकते हो, अपना तुक्का लगा लो। संगम युग में जो उरेयूर थे, उरेयूर कपास व्यापार का प्रमुख केंद्र के रूप में जो है जाना जाता था। परंपरागत रूप से किसे हुआ है भिक्षु माना जाता है, जिसने कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया? तो आपके यहाँ पर उपगुप्त, मृगरोध, मोगलीपुत्र, आपको यहाँ पर दो चीजें याद रखना है। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर पहले तो सही है। क्यों? क्योंकि अशोक ने अपने शासनकाल के प्रारंभ वर्षों में ब्राह्मण धर्म को अपना लिया था, है ना। फिर वह क्योंकि भगवान शिव का वह उपासक भी था। लेकिन आप देखोगे अशोक के बाद में मोगलीपुत्र भी कहीं ना कहीं इसको आपको बौद्ध धर्म को अपनाते हुए दिखता है और उपगुप्त नाम का ही मिलता है। तो उपयुक्त में से इसमें आपसे एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। कौन सा प्राचीन तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ उपलब्ध है? तो प्राचीन तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा उपलब्ध है? आप कहेंगे तोलकाप्पियम। कौन सा है? तोलकाप्पियम है, ध्यान रखिएगा। और प्राचीन तमिल व्याकरण का ये आपका क्या है? ग्रंथ है। और इसकी रचना की बात किया किसने की थी? तोलकाप्पियर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तोलकाप्पियर के द्वारा इसकी जो है रचना को किया गया था। तो तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर के द्वारा की गई थी, ध्यान रखें।
इनमें से कौन सा तमिल भूमि की बाइबल माना जाता है? तमिल भूमि की बाइबल किसे मानता है? तिरुकुरल को। तिरुकुरल को तमिल भूमि की बाइबल के रूप में माना जाता है, या पांचवा वेद भी कहा जाता है भारत का। भारतीय का पांचवा वेद भी कहा जाता है, और इसकी रचना की बात किया है तिरुवल्लुवर के द्वारा की गई थी। तिरुवल्लुवर के द्वारा इसकी जो है, तिरुवल्लुवर के द्वारा जो है इसकी रचना को, तिरुकुरल को जो है किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोर राजवंश के पंच चिन्हित चांदी के सिक्कों पर कौन सा प्रतीक मौजूद था? तो मोर राजवंश के पंच चिन्हित चांदी के सिक्कों पर कौन सा राज्य चिन्ह था? मोर बना था और अर्धचंद्राकार पहाड़ी का चित्र अंकित मिलता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। मिलाइए, क्या मिलाना है? ये तो परिषद है, दूसरी तरफ अध्यक्ष है। जो आपकी 4 बौद्ध परिषद हुई है उसमें अध्यक्षता किसने कब संभाली है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अब डिटेल में बात की है कि प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, तो ये आप लोगों ने खूब अच्छे से याद होगी। हम मिला रहे हैं, प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता जो है आपकी महाकश्यप ने की थी, बिल्कुल करेक्ट है। द्वितीय बौद्ध परिषद की अध्यक्षता सबुकामनी की अध्यक्षता में की गई थी, ये भी सही मिला हुआ है। तृतीय बौद्ध परिषद की अध्यक्षता नोगलिपुत्र ने की थी, ये भी ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध परिषद की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, भी सही है। ऑप्शन आपका ए वाला ही हो जाएगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कैसा किया? बौद्ध धर्म का प्रचार किया। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि उसने बौद्ध संघ को राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रयोग, नहीं, ये तो गलत ऑप्शन है। तो केवल पहला सही रहेगा, और ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका असत्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख सर्वप्रथम किस चीनी यात्री ने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की उल्लेख किस चीनी यात्री ने सबसे पहले किया है? हेनसांग के द्वारा किया गया है। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन व्यापक तरीके से जो है किया हुआ है। एक तरफ विद्वान है और एक तरफ क्षेत्र है, कौन सा विद्वान के क्षेत्र से संबंधित है? जैसे आर्यभट्ट की बात की जाए, आपके ज्योतिष एवं गणित से संबंधित है, करेक्ट है। नागार्जुन की बात की जाए, नागार्जुन जो है आपके रसायन एवं धातु विज्ञान संबंधित है, सही है। चरक की बात किया तो आयुर्वेद संबंधित है, ये भी सही है। और सुश्रुत की बात किया शल्य चिकित्सा संबंधित, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी वाला रहेगा, आपके सही ऑप्शन यहाँ पर मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फायान ने गुप्तकालीन समाज को नैतिक और समृद्ध बताया है, क्या ये सही है? तो फायान के द्वारा समाज को कैसा बताया गया है? नैतिक और समृद्ध बताया गया है। हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक कही है उसने, सही है, बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि उसके समय कानून और दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी, नहीं भाई, उस समय कानून व्यवस्था थोड़ी लचीली चल रही थी। तो ऑप्शन आर तो गलत है, हम कहेंगे केवल ए सही है, जबकि आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अजंता गुफाएं मुख्यतः किस काल से संबंधित है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं गुप्त काल से संबंधित है। अब इसके बारे में बस इतना ही जानो तो ज्यादा, क्योंकि बहुत डीप में फिर क्वेश्चन जाएगा। बुद्ध के जीवन से प्रसंग है, जातक कथाएं हैं, 16-17 में बृहस्पति पद्म पाड़ी के चित्र है, बहुत सारी बातें हैं। तो अजंता गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है, ये आपका इंपोर्टेंट है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐप को डाउनलोड कर लेना है, यूपीएससी नेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जितने लोगों ने नहीं किया कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए वहां से। और पीडीएफ हो गया, वीडियो हो गया, सारा आप लोग यहाँ से भी वीडियो को देख पाओगे, पीडीएफ अच्छे से डाउनलोड जो है कर पाओगे। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा चोल प्रशासन से संबंधित है? चोल प्रशासन से संबंधित कौन कौन से उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ग्राम सभा को उर कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ग्राम सभा को उर कहा जाता था चोल प्रशासन में, बिल्कुल बात ठीक है। भूमि कर निर्धारण के लिए सर्वेक्षण होता था, हाँ हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। चोलों ने कूटल नामक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया, नहीं, चोलों के द्वारा कूटल नामक नौसैनिक अड्डा स्थापित नहीं किया गया था, गलत है। उत्तर मेरुर अभिलेख स्थानीय सुशासन के प्रमाण मिलते हैं, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखना है मेगास्थनीज की रचना इंडिका, कौन सी जानकारी नहीं मिलती है? तो मेगास्थनीज की रचना इंडिका है, ये तो सभी को पता है। किसकी जानकारी नहीं मिलती है बात कर रहा है? 7 वर्गों के समाज का वर्णन मिलता है, ध्यान रखिएगा। नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। अशोक की धम्मनीति की उसमें जानकारी नहीं मिलती। राजा की नियंत्रण की व्यापा की गई है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी तो सही है, जबकि सी वाले ऑप्शन में कही गई है अशोक की धम्मनीति, जो कि मेगास्थनीज की इंडिका में नहीं मिलती है। राजवंश है, दूसरा केंद्र है, कौन सा राजवंश का केंद्र कहाँ हुआ है? जैसे शुंग की बात किया तो पाटलिपुत्र था, करेक्ट है। सातवाहन की बात किया तो प्रतिष्ठान पैटर्न था, ये भी सही है। कुषाण की बात किया तो पुष्कर पेशावर था। और पल्लव की बात किया तो कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन रहेगा ए वाला, सभी ऑप्शन सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है और जैन धर्म का भगवती सूत्र है। इन दोनों में ही आपके 16 महाजनपदों की सूची को बताया गया है।
अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन जो है मिलता है? कलिंग युद्ध में किसका वर्णन मिलता है अशोक के? धौली शिलालेख में। धौली शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। धौली शिलालेख कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्नलिखित हड़प्पी पुरास्थलों में उनके उत्खनन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब कैसे करना है? तो हड़प्पी पुरास्थल है, उनको उत्खनन के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित अगर की जाए, सबसे पहले क्या आएगा? हड़प्पा आ जाएगा, है ना? हड़प्पा आ जाएगा। 921 से 22 में इसकी जो है खोज की गई थी। फिर दूसरी बात फिर क्या आएगा? तब आप कहेंगे लोथल आ जाएगा। लोथल की 1957 से 58 में खोज की गई है, खुदाई की गई है, खुदाई की गई है। उसके बाद कालीबंगा आ जाएगा, 1961 में खुदाई की गई है। उसके बाद अंतिम में धौलावीर आएगा, 1990 से 91 में इसकी खुदाई की गई है। ऑप्शन चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए, निम्नलिखित में से लिस्ट है उसमें सहायता से सही उत्तर को पहचानना है। यहाँ पर कौन से स्थल से किस चीज के प्रमाण मिले हुए हैं? जैसे हड़प्पा से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं, करेक्ट है। लोथल से गोदीबाड़ा के प्रमाण मिले हैं, ये भी सही है। कालीबंगा से हल के जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, तो आपको यहाँ से मिलाना है। मोहनजोदड़ो से नाचने वाली लड़की की मूर्ति मिली हुई है, ये आपको तीसरे से मिलाना है। ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? तो मामल्लपुरम नगर की स्थापना की बात किया है, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी। जिसे मामल्लपुरम को ही महाबलीपुरम भी कहा जाता है ना? बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं, महाबलीपुरम भी इसको जो है कहते हैं, जिसे मामल्लपुरम कह रहे हैं। इसकी रचना नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी। नरसिंह वर्मन प्रथम की बात किया है, पल्लव वंश का यह राजा था। पल्लव वंश का कौन था? यह एक राजा था। कौन सा गुप्त शासक गायक और कवि था? एक गुप्त शासक है जो कि गायक और कवि थे, समुद्रगुप्त के लिए कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। कविराज की उपाधि जो है समुद्रगुप्त के लिए जो है दी जाती है। संगीत का बड़ा प्रेमी था। इस काल में भूमिदान की प्रक्रिया तीव्र हुई। भूमिदान की प्रक्रिया जो है आपकी गुप्तोत्तर काल में, कौन से? गुप्तोत्तर काल में भूमिदान की प्रक्रिया सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है। फायान किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फायान जो है भारत आया था। ऐसे क्वेश्चन ना बड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, क्यों? एक तो वन लाइनर वो टाइप में होते हैं क्वेश्चन। तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को, जो संगीत का बड़ा प्रेमी था, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इससे तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है। भ्रष्टाचार पर प्रकाश जो है शूद्रक के द्वारा लिखित मृच्छकटिकम है। शूद्रक के द्वारा लिखित जो है मृच्छकटिकम है। इस पर आपके भ्रष्टाचार पर प्रशासन में सबसे ज्यादा बात जो है की गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? भारत में हूण सत्ता की स्थापना तोरमार था, उसके आपके जो है समय ही हूण सत्ता की स्थापना देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गहड़वाल वंश की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण करवाया था? तो किस स्थान पर? सारनाथ में करवाया था। बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से क्या तात्पर्य है? तो गुप्त प्रशासन में जो कुलिक पदाधिकारी होता था वह कौन होता था? मुख्य शिल्पी के तौर पर उसको जाना जाता है। मुख्य शिल्पी के तौर पर जो है शिल्प संघ का वह प्रमुख होता था, उसे हम कुलिक के रूप में जो है जानते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को दीनार के नाम से जानते हैं। सोने की जो मुद्रा होती थी गुप्तों में, वो दीनार के नाम से जो है जानी थी। 50 क्वेश्चन अभी तक हम लगा चुके हैं। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब लाइक कुछ नहीं किया है, ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है।